सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साइंस सब्जेक्ट के 2017 में हुए पेपर का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। 2017 में दोस्तों जो आपका साइंस का पेपर हुआ था वो पेपर आउट होने की वजह से दोबारा हुआ था, यानी कि दूसरी बार पेपर हुआ था। तो जो पहली बार हुआ था ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया है आप लोगों को। अब जो पेपर दोबारा हुआ था उसको भी आप लोग देख लीजिए, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले आपने सॉल्व किया था। जो पहला पेपर था वो था, तो सभी पेपर्स को अगर आप एग्जाम में करके जाते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रिपीट मिलते हैं आपके एग्जाम में, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में भी वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन पेपर्स को, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी को अच्छे से सॉल्व करते चलिए। इसीलिए मैं हर एक साल का आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दे रही हूँ ताकि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है, ऊष्माधारिता का मात्रक है। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मीटर, जूल पर सेकेंड या फिर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि ऊष्माधारिता होती क्या है। ऊष्माधारिता का मतलब होता है किसी भी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मात्रक है एसआई पद्धति में, अगर एसआई पद्धति में एग्जाम में पूछता है तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, तो यहाँ पर देखिए जूल पर केल्विन कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है। अब सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पर देखिए कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन आ में दिख रहा है, यानी कि ऊष्माधारिता का जो मात्रक हो गया यहाँ पर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये किसमें है? ये सीजीएस पद्धति में है। और अगर ये एसआई पद्धति में एग्जाम में पूछता है, अगर एसआई पद्धति में ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है तो जूल पर केल्विन, और अगर सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंडुआ रोग लगता है नींबू में, आलू में, गेहूं में या लौकी में। दोस्तों जो कंडुआ नामक रोग होता है ये लगता है गेहूं की फसल में। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स या फिर लाल रुधिर कणिका। तो राइट आंसर है लाल रुधिर कणिका। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम कहते हैं दाब। कैसे? आप देखिए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल अगर हम 1 मीटर स्क्वायर रख देते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर अगर हमने रख दिया क्षेत्रफल, तो 1 का मतलब चाहे हम 1 लिखें या फिर ना लिखें तो P इक्वल टू क्या हो गया? F हो गया। और यहाँ पर हम चाहे 1 लिखें या ना लिखें, तो अगर P इक्वल टू F के बराबर हो गया तो यहाँ पर ए जो है वो एरिया है। तो एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। P इक्वल टू F अपॉन 1 हो गया, एरिया हमने 1 मान लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसके बाद कभी कभी दाब का मात्रक भी पूछ लेता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए P बराबर F अपॉन A, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक या क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया? इसका दाब का मात्रक हो गया। तो मात्रक भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं लकड़ी का कोयला, सुगर चारकोल, जंतु चारकोल या फिर लैंप ब्लैक। दोस्तों यहाँ पर चीनी उद्योग यानी कि जो गन्ने का रस होता है, आपने देखा होगा वो थोड़ा हल्का आपको हरा दिखता है जब उसमें से गन्ने का रस निकला जाता है गन्ने में से, और उसको उससे गुड़ भी बनता है। गुड़ भी आप देखते हो बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है। चीनी क्या होता है? बिल्कुल व्हाइट होता है। तो आखिर में जो गुड़ होता है या फिर आप ये कहिए चीनी, जो गन्ने का रस होता है, उसको हम कैसे बिल्कुल व्हाइट बनाते हैं? तो हम उसको बिल्कुल सफेद बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जंतु चारकोल। जंतु चारकोल का मतलब है
कि जो जंतु है यानी कि जो हमारे आसपास जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं की जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इन्हें रंगहीन करते हैं, यानी कि उसे व्हाइट बनाते हैं। जो गन्ने का रस है उसे सफेद बनाते हैं। तो वही हम क्या करते हैं, चीनी के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल सफेद प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है, जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करके चीनी को बिल्कुल व्हाइट बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले, कोल गैस क्या होती है? तो कोल गैस क्या है? यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। तो यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, इसके अलावा मीथेन CH4, C2H4, C2H2, इस तरीके से इन सब से मिलकर के ये बना होता है कौन? कोल गैस। अब देखिए कोल गैस जो होता है, कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी कि इसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एथिलीन और एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जो एथिलीन होता है और एसिटिलीन होता है, इसके जलने से क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि ये एसिटिलीन बन गया और यहाँ पर ये एथिलीन बन गया। यहाँ पर ये आपको प्राप्त हो गया। दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा जो कोल गैस है, इसका ईंधन के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं और ये किन किन यौगिकों से मिलकर के बना हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रेल की पटरियां, रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो जो रेल की पटरियां होती हैं इस तरीके से आपको दिखती हैं, इस तरीके से आप दूर से देखते हो, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये जुड़ी होती हैं लोहे की जो प्लेटफॉर्म होता है इस तरीके से ये जुड़ी होती हैं, यानी कि बीच में थोड़ी सी आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। जब इनको आपस में हम जोड़ते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरी पटरी इस तरीके से नहीं होती है, इनको जोड़ करके बनाया जाता है इस तरीके से जिस पर ट्रेन चलती है। तो ये जो बीच में जगह छोड़ी जाती है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये जो बीच में जगह छोड़ी जाती है क्यों छोड़ी जाती है, इसका रीजन ये है। देखिए रेल की 2 पटरियों में बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। अब मान लीजिए अगर गर्मी पाकर फैलेगा, मान लीजिए गर्मी का मौसम है, अब ये लोहा फैल रहा है, तो अगर ये लोहा फैलेगा तो थोड़ा सा और नजदीक आ जाएगा। अगर हम बीच में जगह नहीं छोड़ेंगे तब आप सोचिए तब क्या होगा। जब ये बीच में हम बिल्कुल इसको बंद कर देंगे, जगह ही नहीं छोड़ेंगे, तो जब गर्मी के मौसम में ये फैलेगा तो ये इस तरीके से ऐंठ जाएगा और ऐंठ जाएगा। और जब ये ऐंठ जाएगा तो आप सोचिए अगर इस पर ट्रेन चलेगी तो ट्रेन सीधे चल पाएगी या नहीं, आपको सोचिए ट्रेन नीचे उतर जाएगी पटरी से। तो इसलिए ये जगह छोड़ी जाती है ताकि जब गर्मी में गर्मी हो और लोहा फैले तो उसको फैलने के लिए थोड़ी सी जगह दी जाए, इसीलिए ये जगह छोड़ी जाती है रेल की पटरियों के बीच में। और ठंडक में क्या होता है, ठंडक में लोहा सिकुड़ता है, तो इतनी जगह भी नहीं छोड़ी जाती है कि बहुत अधिक गैप हो जाए बीच में, तो इसलिए इतनी छोड़ी जाती है कि उससे जो रेल के पहिए हैं उन्हें कोई फर्क ना पड़े, इतनी ही जगह छोड़ी जाती है जिससे आसानी से जो लोहा है वो फैल जाए, सिकुड़ जाए, और बीच में जगह जो है वो बहुत ही कम छोड़ी जाती है, केवल इतनी ही कि लोहा अगर फैले तो पटरियां इधर-उधर फैले ना, मतलब जो पटरियां वो फैल ना पाए, उन्हें जगह मिल जाए फैलने के लिए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आयाम से क्या अभिप्राय है। कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे ए अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर है। यानी कि ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है, जैसे कि कोई पेंडुलम है वो गति कर रहा है, वो अपने मध्यमान स्थिति के इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, दोनों साइड गति करेगा। जो सबसे ऊंची ऊंचाई वो तय करेगा, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, सबसे ऊंची ऊंचाई जो वो तय करेगा यही मीटर में हम मापते हैं और यही होता है आयाम, सबसे ऊंची ऊंचाई जो वो तय करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो बहुत आसान है। ये सब पढ़ने से पहले ही आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब सूर्य ग्रहण तभी होगा जब सूर्य और पृथ्वी
ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो जो चंद्रमा है, आप देखिए चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, और जहां पर इसकी छाया पड़ती, चंद्रमा की छाया जहां पर पड़ती है, ये आप देखिए, ये इतनी दूरी में, ये जब छाया पड़ रही है चंद्रमा की इतनी दूरी में, ये पूरी आप देखिए ये चंद्रमा है, जब ये छाया पड़ रही है तो पृथ्वी का जो इतना भाग आप देख रहे हो, इस भाग पर सूर्य दिखाई नहीं देता है, सूर्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पड़ने की वजह से सूर्य दिखाई नहीं देता है, पृथ्वी के कुछ भाग पर सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर देखिए वही बात लिखी गई है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में इस प्रकार आ जाते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की प्रच्छाया यानी कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता है, अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और यहाँ पर यह सूर्य यहाँ पर दिख नहीं पाता है चंद्रमा की छाया की वजह से। तो यह घटना कब होती है, सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है, चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा को होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकुंचन दाब क्या है? हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त दाब या बीपी कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। प्रकुंचन दाब, यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। शिथिलन दाब, यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है? मैंने ऑलरेडी बताया है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनियां हैं वो मानव कान सुन सकता है। इससे नीचे और इससे ऊपर की ध्वनियों को इंसान नहीं सुन सकता है। तो 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1 कंपन प्रति सेकेंड। हर्ट्ज का मतलब या आवृत्ति का मतलब कंपन प्रति सेकेंड। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत संक्षेप में समझाइए। तो रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जमा कर गैसें उत्पन्न की जाती हैं जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है। यह गैसें रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती हैं जिससे रॉकेट ऊपर उठ जाता है। गैस के जेट का वेग जितना अधिक होता है, रॉकेट भी ऊपर की ओर उतने ही अधिक वेग से उठता है। तो आप देखिए ये यहाँ पर दहन के फलस्वरूप निकलती हुई गैस है। जब रॉकेट उड़ता है यहाँ पर द्रव ऑक्सीजन गैस भरी होती है। ये दहन कक्ष यानी कि यहाँ पर आग जल रही होती है। ये द्रव ईंधन भरा जाता है, यही जलता है। तो रॉकेट क्या करता है, यहाँ से जलती हुई जो गैस है वो दहन होकर के निकलती है और इस तरीके से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। अब देखिए रॉकेट की रचना, धातु के मजबूत खोल के अंदर एक कक्षा में द्रवीभूत ऑक्सीजन तथा दूसरे कक्ष में द्रव ईंधन रहता है। द्रव ऑक्सीजन तथा ईंधन पाइप की सहायता से दहन कक्ष में एक दूसरे से मिश्रित रहते हैं। आपको पता है ईंधन को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो द्रव ईंधन और ऑक्सीजन ये मिल करके ही इस तरीके से यहाँ पर तभी ये गैस जल पाती है इन दोनों के मिश्रण से। ऑक्सीजन व ईंधन के इस मिश्रण में जब चिंगारी प्रदान या स्पॉकिंग कराते हैं तो उच्च दाब पर गैस के उच्च ताप व दाब पर गैस रॉकेट के नोजल से तीव्र गति से बाहर निकलती है और गैस के निकलने के विपरीत दिशा में रॉकेट तेजी से ऊपर उठता है। रॉकेट का वेग बढ़ाने के लिए खंड की जगह बहुखंडीय रॉकेट का प्रयोग करते हैं। ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट एक एक खंड क्रमानुसार अलग होता है तथा रॉकेट उच्च वेग से ऊपर की ओर उठता जाता है। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूर संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, वरन सुदूर संसूचन यानी कि रिमोट सेंसिंग से भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि के क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, गोली दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। तो गोली दर्पण के 5 उपयोग क्या है, चलिए देखते हैं। कार, बस, ट्रक के चालक के पास बाहर दाईं ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है। इसकी सहायता से चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। तो आपने देखा ही होगा, आप रोज प्रयोग भी करते हैं इन शीशों का या इन दर्पणों का, जिसकी सतह से आप क्या करते हैं कि पीछे जो वाहन आ रहे हैं उनको देख करके आप सतर्क हो जाते हैं। तो कार, बस, ट्रक, इन सभी के जो शीशे होते हैं वो इसीलिए लगे होते हैं ताकि आप देख करके सतर्क हो जाएं। फिर सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने हेतु लैंपों को परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं। यानी कि जो सड़क पर प्रकाश की किरणें अधिक से अधिक दूरी पर फैलें, इसके लिए क्या किया जाता है, लैंपों को परावर्तक अवतल आकार दिया जाता है। इसके बाद सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों की बत्तियों में टॉर्च के बल्ब के पास तथा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल परावर्तक प्रयोग किए जाते हैं। दाढ़ी बनाने में स्पष्ट तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इन सभी चीजों का आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसमें कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? तो ध्वनि परावर्तन के कारण गूंज सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। तो ये तो आपने सभी लोगों ने करके देखा होगा, एक बड़े खाली कमरे में आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपकी गूंज सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि संचरण के लिए 3 सिद्धांत लिखिए। तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गति करती है, अर्थात ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसका रीजन यही है कि हम एक दूसरे की बातों को सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में क्या होता है, एक माध्यम होता है, वायु का एक माध्यम है, जो हम बोल रहे हैं दूसरा सुन रहा है सामने वाला। अगर ये माध्यम ना हो तो हम एक दूसरे से जो बोलेंगे वो हम सुन नहीं पाएंगे। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला नहीं सुन पाएगा। जैसे कि चंद्रमा पर अगर हम एक दूसरे से बात करना चाहें तो हम नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात है, वहां पर वायु है ही नहीं। तो इस तरीके से जहां पर वायु होती है वहीं हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो जो ध्वनि है, यानी कि जो ध्वनि है उसको उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि ध्वनि तभी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पहुंच पाएगी जब माध्यम होगा या वायु होगा। अब देखिए, जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु के कणों में कंपन उत्पन्न करती है। ये कण आगे के कणों को भी कंपित कर देते हैं। इस प्रकार आपके कान के समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं और आप ध्वनि को सुन पाते हैं। इस तरीके से हम एक दूसरे की बातों को सुन पाते हैं। दूसरा है द्रव में ध्वनि का संचरण। इसे हम निम्न प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। सर्वप्रथम 2 पत्थर के टुकड़े लें। अब दोनों हाथ में लेकर इनकी आपस में टक्कर करें, ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब एक बाल्टी में पानी लें, पत्थर के टुकड़ों को बाल्टी के पानी में ले जाकर इनमें टक्कर करें, हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि का संचरण द्रव यानी कि पानी में भी होता है। ये प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ठोस में ध्वनि का संचरण, इसे हम निम्न प्रयोग से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम टीन के 2 डिब्बे ले लीजिए। प्रत्येक डिब्बे में लगभग 15 से 20 मीटर धागा डालें। इसके बाद धागे के प्रत्येक सिरे पर पिन लगाएं। अब साथी की सहायता से दोनों डिब्बों को एक दूसरे से इतनी दूरी पर ले जाएं कि धागा खिंचा या तना रहे। अब साथी से बातचीत करें, ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार मेज के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर आवाज सुनाई देती है। ये तो आप वैसे ही करके देख सकते हो, अपने हाथ से ही आप ये करके देख सकते हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में भी होता है। आप मेज पर किसी चीज से आवाज करिए, अपने हाथों से ही आवाज करिए, आप देखिए सुनाई देता है। तो सिद्धांत क्या है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों की आवश्यकता होती है। ध्वनि किसी भी माध्यम ठोस, द्रव और गैस में संचरित हो सकती है और स्रोत से ध्वनि का संचरण सभी दिशाओं में होता है। अब इसके बाद मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो दोस्तों, मेथेन प्राकृतिक गैस तथा तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मेथेन गैस होती है। मेथेन को इसलिए मार्स गैस भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दलदली स्थानों पर ही पाई जाती है, याद रखिएगा। और यह कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का प्रमुख घटक होती है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है, इसका संक्रमण किससे होता है? तो देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो वायरल संक्रमण की वजह से होता है। यह एक खास किस्म के वायरस के द्वारा होता है। जो मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, उनके काटने से यह मनुष्यों में भी आ जाता है। और इस तरीके से अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, तो जो जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि ये जो मच्छर है, ये मच्छर हमारे आसपास पहुंच ही नहीं पाएंगे और किसी को काट ही नहीं पाएंगे और कोई व्यक्ति से संक्रमित हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि साफ सफाई हम रखें अपने आसपास। इसके बाद देखिए मटर कुल के पौधों की जड़ों का नामांकित चित्र बनाइए। मटर कुल यानी कि मटर के पौधे का नामांकित चित्र भी आप बना सकते हैं। मटर कुल यहाँ पर लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मटर का ही बनाना है। तो आप मटर का इस तरीके से बना सकते हैं। ये जड़ आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजनीकृत जीवाणु है और इस तरीके से मटर के पौधे की जड़ होती है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको इस तरीके से ही बनी है। आप देखिए इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो बस ऐसे ही बनी है और यहाँ पर इसको आप नाम कर दीजिए, नामकरण इसका। कहाँ पर ये मूल जड़ है और ये जो निकली हुई जड़ें हैं साइड की, इन सभी का आप नामकरण भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप इस पौधे को बना सकते हैं। इस पौधे की जड़ को, केवल जड़ की बात की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से किए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार मैंने पूरा पढ़ा दिया है। सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा भी पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। थर्ड पेपर साइंस भी पूरा पढ़ा के लिखा के खत्म कर दिया है। साइंस विषय की क्लास बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोग को पढ़ाई है। 2016 का पेपर 2017 में जो पहली बार हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा। जितने भी पेपर सॉल्व कराए गए हैं सब मैं लगातार, जितने भी पेपर मेरे पास है मैं सभी को सॉल्व करा दूंगी ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सभी वीडियोस को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा, लगातार करता रहेगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप इन वीडियोस को बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। संस्कृत की क्लास भी रेगुलर मैं लेकर के आ रही हूँ, संस्कृत भी आप लोग देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।